नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ कत्ल का सुराग नॉवल का पार्ट 6। इसके बाकी के 5 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कत्ल का सुराग नॉवल का पार्ट 6। अब प्रॉब्लम तेरे देर रात तक यहाँ रुकने की है। मेरी खातिर अगर तू घर अपने माता पिता को खबर कर दे कि तू दोनों हरिद्वार गए हैं, परसों लौटेंगे। अच्छा, कब गए? कल, यानी कि कल सारी रात तू घर में अकेली थी। सर, या तो मस्खरी झाड़ लीजिए या संजीदा बातें कर लीजिए। सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि तू यहाँ रुक सकती है। हाँ, रुकेगी? हाँ, तो मैं रिकॉर्डिंग तैयार करता हूँ, कीजिए। लेकिन पहले एक शर्त मेरी भी सुन लीजिए। क्या? आप कोई बेहुदा हरकत नहीं करेंगे? कैसी बेहुदा हरकत? आपको मालूम है, यूँ अनजान बन के दिखाएंगे तो मैं भी घर जा रही हूँ, क्योंकि छुट्टी का वक्त तो हो भी चुका है। अरे नहीं, ऐसा ना करना, मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। ठीक है फिर। अब 9 बजे मैं रजनी से बोला, एक चक्कर बाहर का लगा कर आ। सहमति में सिर हिलाती हुई वो वहाँ से रुखसत हुई। टॉयलेट उस इमारत के हर फ्लोर के कोने में था, जहाँ जाने के बहाने रजनी बाहर का हालचाल जांच कर आ सकती थी। जो ड्रामा हम वहाँ स्टेज कर रहे थे और जो आगे टैप रिकॉर्डर के सहारे जारी रहने वाला था, उसके दौरान 2 बार हमें साफ ऐसा महसूस हुआ था कि कोई उस फ्लोर पर मेरे ऑफिस के बंद दरवाजे तक पहुंचा था और कई क्षण वहां ठिठका रहा था। उसकी गैरहाजिरी में मैंने अपने जेबों का सामान चौकस किया और टैप रिकॉर्डर को फिर से चेक करके तसल्ली की कि उसमें टैप चलाए जाने के लिए सही पोजीशन पर तैयार था। थोड़ी देर बाद रजनी वापस लौटी। बाहर कोई नहीं है, वो बोली। तो मैं चला। मैं उठता हुआ बोला, जल्दी आना, वो व्यग्र भाव से बोली। मैंने सहमति में सिर हिलाया और ऑफिस के बाहर कदम रखा। बाहर से मैंने लिफ्ट पर सवार होने की जगह सीढ़ियों का रास्ता पकड़ा और पहली मंजिल पर पहुंचा। वहां एक रेस्टोरेंट था जो रात 10 साढ़े 10 बजे तक खुला था और जिसका एक रास्ता पिछवाड़े की तरफ भी था। उस रेस्टोरेंट से गुजरकर मैं पिछवाड़े की तरफ से इमारत से बाहर निकल गया और अस्थाना के ऑफिस वाली इमारत की ओर बढ़ा। रास्ते में मैं पूरी तरह से चौकन्ना था। मुझे यकीन था कि अब अगर कोई मेरे पीछे लगा हुआ था तो वो मेरे से छुपकर नहीं रह सकता था। निर्विघ्न मैं अस्थाना के ऑफिस वाली इमारत तक पहुंच गया। वहां एक व्यवधान उस इमारत का चौकीदार था, जिससे निगाह बचाकर भीतर दाखिल होने में मेरे 5 कीमती मिनट जाया हुए। दबे पांव सीढ़ियों पर चढ़ता मैं तीसरी मंजिल पर पहुंचा। वहां तमाम ऑफिस बंद थे और लंबे गलियारे के मध्य में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी अस्थाना के ऑफिस के दरवाजे तक तो मुश्किल से ही पहुंच रही थी। मैं ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचा और फिर अपनी मास्टर की उसके ताले में ट्राई करने लगा। 2 मिनट में ताला खुल गया। हौले से दरवाज़ा खोलकर मैं भीतर दाखिल हुआ। मैंने अपने पीछे द्वार बंद किया और जेब से एक नन्ही सी टॉर्च निकाल ली। अपनी तलाश की शुरुआत मैंने अस्थाना के निजी कक्ष से की। मैंने बारी बारी वहाँ की हर चीज़ टटोलनी शुरू की। वहाँ कागजात का बाहुल्य था और उनमें से हीरा वाले कागजात की शिनाख्त करना बड़े सब्र का काम था। कागजात तो वहाँ से बरामद ना हुए, लेकिन फाइलिंग कैबिनेट में एक कारामद चीज़ बरामद हुई। 45 कैलिबर की कोल्ट रिवॉल्वर। क्या वही वो रिवॉल्वर थी जिससे हीरा का कत्ल हुआ था? अगर ऐसा था तो कौन है भीतर? मेरी सांस सूखने लगी। ज़रूर वो चौकीदार की आवाज़ थी। मैंने टॉर्च बंद की और लपक कर दरवाजे की ओट में हो गया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। फिर खुले दरवाजे से चौकीदार ने भीतर कदम रखा और फिर उसके हाथ में थमी शक्तिशाली टॉर्च के प्रकाश से ऑफिस नहा गया। वो चौकीदार ही था। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। हाथ में थमी रिवॉल्वर का भरपूर वार मैंने उसकी खोपड़ी पर किया। चौकीदार के मुंह से एक घुटी सी चीख निकली। टॉर्च उसके हाथ से निकलकर फर्श पर जाकर गिरी। फिर उसके घुटने मुड़ने लगे। मैं सरपट वहां से भागा। मैं निर्विघ्न वापस अपने ऑफिस पहुंच गया। क्या हुआ? मुझे बदहवास देखकर रजनी सशंक स्वर में बोली। बताता हूँ। मैं कांपते हाथों से एक सिगरेट सुलगाता हुआ बोला। पहले तू बता, यहाँ तो सब खैरियत रही ना? हाँ, मेरे पीछे कोई पुलिसिया पहुंचा था इस फ्लोर पर? मेरे ख्याल से पहुंचा था, लेकिन टैप रिकॉर्डर से धोखा खा गया था। वो जल्दी ही इस आश्वासन के साथ यहाँ से चला गया था कि आप भीतर थे। गुड। आपके साथ कैसी गुजरी? मैंने बताया और कोल्ड रिवॉल्वर उसे दिखाई। अगर वो बोली ये मर्डर वेपन है
तो आपको इसे वहाँ से उठा के नहीं लाना चाहिए था। अब मैं क्या करता? मैं भुनभुनाया। हालात ही ऐसे पैदा हो गए थे। चौकीदार को पता नहीं कैसे भनक लग गई थी कि अस्थाना के ऑफिस के भीतर कोई था। उस पर वार करने के बाद मैं रिवॉल्वर वहीं फेंक आता तो अस्थाना जरूर ये दावा करता कि मैं चोर रिवॉल्वर वहाँ छोड़ कर गया था। चोर की आमद का चौकीदार की सूरत में उसके पास गवाह भी होता। आप इसे चुपचाप एन वहीं फाइलिंग कैबिनेट में ही वापस रख के आ सकते थे जहाँ से कि आपने इसे बरामद किया था। तो भी अस्थाना दावा कर सकता था कि चोर ने रिवॉल्वर वहाँ प्लांट की थी। चौकीदार ना आया होता तो मैं ज़रूर यही करता। चोर की आमद की खबर तो उसे लगनी ही है। तब सावधानी के तौर पर वो रिवॉल्वर को वहाँ से गायब भी कर सकता था। रिवॉल्वर को सिर्फ वहाँ से हटा देने से वो उसकी मिल्कियत से कैसे मुकर सकता है? रजनी, मैंने अभी नोट किया है कि इस रिवॉल्वर पर सीरियल नंबर नहीं है। ये नहीं कि सीरियल नंबर घिस के मिटा दिया गया है। सीरियल नंबर है ही नहीं इस पर। ऐसा भी होता है? होता होगा किसी तरीके से। विदेशी माल है ना। ज़रूर ये रिवॉल्वर फैक्ट्री से ही तब चोरी की गई थी जबकि इस पर सीरियल नंबर पढ़ना अभी बाकी था। ऐसे रिवॉल्वर का हमारे यहाँ पुलिस के लाइसेंसिंग विभाग में रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो सकता। इसलिए जाहिर है कि अस्थाना इसे गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखे था। ये रिवॉल्वर अपने मुकाम से स्वाभाविक तौर पर बरामद होती तो अस्थाना कत्ल के अलावा उसके पोजीशन के लिए भी जवाबदेह होता। उस चौकीदार के बच्चे ने ऊपर से आकर सब गुड़ गोबर कर दिया। अब इसे अस्थाना का माल साबित करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं। ये मर्डर वेपन है? हो सकता है, होने की संभावना है, लेकिन जुबानी जमा कर से क्या बनता है? निर्विवाद रूप से तो बैलिस्टिक एक्सपर्ट ही साबित कर सकता है कि ये मर्डर वेपन है या नहीं। ओह, अगर ये मर्डर वेपन नहीं है तो फिर तो बात ही खत्म है। तो इसे वापस अस्थाना के सिर थोपने की कोई तरकीब सोचनी होगी, जो कि आप सोच ही लेंगे। आखिर इतने बड़े जासूस हैं आप। घिस रही है मुझे? मैं आंखें निकालता बोला। वो होंठ दबाकर हंसी। तभी एकाएक फ़ोन की घंटी बजी। मैंने चौंक कर फ़ोन की दिशा में देखा। रजनी ने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया तो मैंने उसे रोका और रिसीवर स्वयं उठाया। हेलो, मैं शशंक भाव से बोला। पांडे बोल रहा हूँ। आवाज़ आई, तुम्हारे फ्लैट पर फ़ोन किया था, कोई जवाब ना मिला तो सोचा यहाँ ट्राई करूँ। कैसे फ़ोन किया? अस्थाना की बाबत एक बहुत ज़रूरी बात मालूम हुई है। सोचा तुम फ़ौरन उससे वाकिफ़ होना पसंद करोगे। क्या ज़रूरी बात मालूम हुई है? अस्थाना की बीवी अपना बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाती है। उसके बर्थडे पर उनके यहाँ बहुत बड़ी गैदरिंग होती है और बर्थडे पार्टी सारी रात चलती है। मुहावरे के तौर पर सारी रात नहीं चलती, सच में ही सारी रात चलती है। ये ज़रूरी बात है? मैं भन्नाया। वो अपना जन्मदिन मनाए या मरण दिन, मुझे सुनो तो। सुन रहा हूँ। 6 दिसंबर सोमवार को उसका जन्मदिन था। तो नहीं समझे? नहीं। हीरा का कत्ल कब हुआ था? परसों मंगलवार को सुबह सवेरे। ओह ओह, आप समझा? तुम ये कहना चाहते हो कि अस्थाना सोमवार की सारी रात यानी कि मंगलवार की सुबह तक अपनी बीवी की बर्थडे पार्टी में मशगूल था? न सिर्फ मशगूल था, 1 मिनट के लिए भी कोठी से बाहर नहीं निकला था। कई गवाह हैं इस बात के। पार्टी का आखिरी मेहमान उसकी कोठी से सुबह 6:30 बजे रुखसत हुआ था और उसको भी टाटा बाय बाय करके वहां से रुखसत करने वाला शख्स खुद अस्थाना था। पक्की बात? मैं निराशापूर्ण स्वर में बोला। बिल्कुल पक्की बात। ठीक है, शुक्रिया। मैंने धीरे से फ़ोन वापस क्रैडल पर रख दिया। क्या हुआ? रजनी बोली। अस्थाना के खिलाफ मेरा सारा केस धराशायी हो गया। मैं बोला, उसके पास तो हीरा के कत्ल के वक्त की सिक्के बंद एलिबाई है। कैसे? मैंने उसे अस्थाना की बीवी की बर्थडे पार्टी के बारे में बताया। ओह, वो एक क्षण खामोश रही और फिर बोली, मैंने सुना है कि कत्ल करवाना भी उतना ही बड़ा जुर्म होता है जितना कि कत्ल खुद करना। तो अस्थाना साधन संपन्न व्यक्ति है। वो जब आपके पीछे भाड़े के गुंडे लगवा सकता था तो क्या कत्ल करने के लिए भाड़े का कातिल नहीं तलाश कर सकता था? कर सकता था। हो सकता है उसने ऐसा ही किया हो, लेकिन कत्ल अगर किसी भाड़े के कातिल ने किया था तो रिवॉल्वर मर्डर वेपन नहीं हो सकता। अव्वल तो ये मुमकिन नहीं कि कातिल को कत्ल के लिए हथियार अस्थाना मुहैया कराता। ऐसा उसने किया भी होता तो वो हथियार वापस क्यों कबूल करता और उसे अपने पास सहेजे रखकर अपनी आबैल मुझे मार जैसी हालत क्यों करता? आप बताइए। उसको जवाब देने की जगह मैंने बड़े उतावले भाव से अपने पहले सिगरेट से नया सिगरेट सुलगा लिया। तभी फ़ोन की घंटी फिर बजी। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और बोला, हेलो। कोई उत्तर ना मिला। हेलो, मैं फिर बोला। एकाएक लाइन कट गई। मैंने फ़ोन को वापस क्रैडल पर पटक दिया। कौन था? रजनी उत्सुक भाव से बोली। पता नहीं, मैं बोला। कोई बोला ही नहीं। कहीं मेरी निगरानी करते पुलिसियों ने फ़ोन किया हो, यानी कि आपकी आवाज़ सुनकर ही उन्हें तसल्ली हो गई होगी कि आप यहाँ मौजूद है। जाहिर है, तभी तो बिना बोले ही लाइन काट दी। फिर तो बहुत अच्छा हुआ कि ऐसा फ़ोन आपकी गैरहाजिरी में ना आया। वो तो है, वो चौकीदार। रजनी धीरे से बोली। हमेशा तो बेहोश नहीं रहने वाला।
क्या मतलब? मैं उलझनपूर्ण भाव से उसकी तरफ देखता हुआ बोला। अब तक क्या पुलिस को उस वारदात की खबर वो कर नहीं चुका होगा? तो क्या हुआ? उसने मेरी सूरत तो नहीं देखी थी, देखी भी होती तो उसे क्या पता मैं कौन था। ऊपर से खुद पुलिस वाले जो कि मेरी निगरानी के लिए तैनात है, मेरे जामीन है कि वारदात के वक्त के आसपास मैं यहाँ अपने ऑफिस में बैठा अपनी सेक्रेटरी को डिक्टेशन दे रहा था। फिर भी किसी जायज़ या नाजायज़ वजह से अगर पुलिस यहाँ आ गई और उन्होंने यहाँ से ये रिवॉल्वर बरामद कर ली तो आप इसकी अपने पास मौजूदगी की बाबत कोई सस्ता सा जवाब दे पाएंगे? ओह रजनी, तू तो बड़ी सयानी है। आपको फ़ौरन इस रिवॉल्वर से पीछा छुड़ाना चाहिए। मैं इसे कहाँ छुपाऊँ? आप इसे ऑफिस में कहीं छुपाने की फिराक में हैं? नहीं, ये तो ठीक नहीं होगा। मैं इसे अपनी कार में छुपाता हूँ। मेरी कार में एक स्पेयर टायर और ट्यूब पड़ी है। मैं टायर में से ट्यूब निकाल कर, ट्यूब फाड़ के उसमें रिवॉल्वर धकेल कर ट्यूब वापस टायर में डाल दूंगा। फिर जब मेरा दाव लगेगा मैं इसको वहाँ से निकाल कर इसकी ये जांच करवाने की कोशिश करूँगा कि ये मर्डर वेपन है या नहीं। अगर ये मर्डर वेपन ना निकला तो मैं इसका पार्सल बनाकर इसे वापस अस्थाना के पास भिजवा दूंगा। आ चले। हमने दफ्तर की बत्तियाँ बंद की, उसे ताला लगाया और नीचे पहुँचे। पार्किंग में जाकर हम कार में सवार हुए तो मैं बोला, खाने का क्या करेगी? घर जाके बनाऊंगी, वो बोली। अगर ऐतराज़ ना हो तो आज खाना मेरे साथ हो जाए। कहाँ? कहीं भी, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। मैं 3 शर्तों पर आपके साथ रेस्टोरेंट में खाना मंजूर कर सकती हूँ। शर्तें? ठीक है बोल। नंबर 1, वहाँ अंधेरा ना हो। नंबर 2, वो रेस्टोरेंट बार भी ना हो। नंबर 3, बिल मैं चुकाऊंगी। क्या? बिल मैं चुकाऊंगी? अरे कमबख्त, जहाँ मैं तुझे ले जाना चाहता हूँ वहाँ का बिल हर वक्त तनख्वाह का रोना रोने वाला कोई शख्स नहीं चुका सकता। तो ऐसी जगह चलिए जहाँ का बिल हर वक्त तनख्वाह का रोना रोने वाला शख्स चुका सकता हो। लेकिन तू बिल चुकाना क्यों चाहती है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज आप मेरे मेहमान बने। लेकिन क्यों? मेरी इच्छा। अच्छी बात है। मैंने कार को पार्किंग में से निकाल कर आगे बढ़ाया। कार के मेन रोड तक पहुँचने तक मुझे ऐसा न लगा कि कोई मेरे पीछे था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मेरा पीछा छोड़ दिया गया था। वो लोग इस मामले में बहुत तजुर्बेकार और मेरी अपेक्षा से ज़्यादा चालाक हो सकते थे। रजनी लोधी कॉलोनी रहती थी, इसलिए डिनर के लिए मैंने उसके करीब की जगह एम्बेसडर होटल चुना। मैंने कार को जब एम्बेसडर की पार्किंग में खड़ा किया तो मुझे अपने पीछे कोई वाहन वहाँ दाखिल होता दिखाई ना दिया। हम दोनों कार से निकले। सामने निगाह रखना, मैं बोला। कोई हमारी तरफ आता या दूर से हमें ताड़ता लगे तो बताना। उसने सहमति में सिर हिलाया। मैंने कार के पीछे जाकर डिक्की को चाबी लगाई और उसका ढक्कन उठाया। भीतर पड़े टायर ट्यूब में रिवॉल्वर छुपाने में मुझे कुल जमा 2 मिनट लगे। फिर रजनी के साथ मैं भीतर होटल के चाइनीज़ रेस्टोरेंट में पहुंचा। रजनी से राय करके मैंने वेटर को ऑर्डर दिया और फिर बोला, मैं 1 मिनट टॉयलेट होकर आता हूँ। उसने सहमति में सिर हिलाया। मैं वहाँ से उठा और सीधा बार में पहुँचा। मैं एक बार स्टूल पर बैठ गया और उतावले भाव से बोला, पीटर स्कॉट डबल। बारमैन ने मेरे सामने विस्की का ग्लास रखा तो मैं उसे गटागट पी गया। 1 मोर, मैं बोला। उसको नया पैक बनाते छोड़कर मैं होटल के मुख्य द्वार पर पहुंचा। वहां से मैंने दाएं बाएं बाहर झांका तो मुझे कैसा भी कोई आदमी वहां ना दिखाई दिया। शायद ये सोच के कि होटल में खाना खाकर तो मैं अब सोने के लिए घर ही जाता, उन्होंने मेरा पीछा छोड़ दिया था। मैं वापस बार में पहुंचा। मेरा नया पैक काउंटर पर मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उसे भी हलक में उड़ेला और बोला, बिल इज पेड सर। बारमैन अदब से बोला। क्या? अभी एक मैडम यहाँ आई थी, वो पेमेंट कर गई। सत्यानाश, साथ में आपके लिए मैसेज भी छोड़ के गई है। क्या? सूप ठंडा हो रहा है। ओह, मैं रेस्टोरेंट में वापस रजनी के पास पहुंचा। सॉरी, मैं बोला। किस बात के लिए? उसने बनावटी हैरानी जाहिर की। तुझे मालूम है किस बात के लिए, लेकिन क्या करूं, छूटती नहीं है काफिर मुंह की लगी हुई। मेरी एक शर्त यह भी थी कि जहां हम खाना खाने जाएं वहां बार ना हो। तूने कहा था कि हम जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए वो बार ना हो। ये रेस्टोरेंट तो बार नहीं है। जाने दीजिए, अब सूप लीजिए, ठंडा हो रहा है। मैं खामोशी से सूप पीने लगा। एक बात बताइए, भोजन के दौरान वो बोली। रिवॉल्वर तो जाहिर है कि इत्तेफाक से आपके हाथ लगी। असल में आपको अस्थाना के ऑफिस में किस चीज़ की तलाश थी? हीरा के कागजात की, मैं बोला। लेकिन वो वहाँ नहीं थे। क्या पता उसने वो कागजात हाथ आते आते ही नष्ट कर दिए हों। अकल वाला काम तो यही है। अगर उसे ये जानने की उत्सुकता रही होगी कि कागजात में औरों के बारे में क्या था, मेरे बारे में कुछ था या नहीं, तो ये हो सकता है कि वो उन्हें रखे रहा हो। बहरहाल कागजात उसके दफ्तर में तो नहीं थे, उसके घर पर होंगे। जैसी करकस उसकी बीवी है, उस लिहाज से ये बात नहीं जचती कि अपनी पोल पट्टी वो अपने घर लेके गया हो, जहाँ की वो कागजात उसकी बीवी के हत्थे भी चढ़ सकते थे। या शायद कागजात उसके पास कभी रहे ही ना हो। अब जबकि हीरा के हत्या के वक्त की उसके पास एलिबाई है, तो ये भी हो सकता है। यानी कि अब आपका ये विश्वास डावाडोल हो रहा है
कि सबकी अधरा अस्थाना का है। जो बातें खुल के सामने आ रही हैं उनकी वजह से तो हो रहा है, लेकिन मुमकिन है कि वो मेरी उम्मीद से ज़्यादा चालाक हो और उसने ऐसी कोई सूरत निकाल ली हो जिससे ये भरम भी बना रहे कि वो कातिल नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी कत्ल उसी ने किया हो खुद। हाँ, ये भाड़े के कातिल वाली बात अब मुझे कमज़ोर लग रही है। रजनी, ज़रा सोच, वो हीरा का कत्ल क्यों कराना चाहता था? क्योंकि हीरा उसे ब्लैकमेल कर रही थी। अब अगर वो किसी किराए के कातिल से हीरा का कत्ल करवाता तो ये तो आसमान से गिरकर खजूर में अटकने वाली बात होती। क्यों क्यों? अरे ये भी तो हो सकता था कि वो किराए का कातिल हीरा का कत्ल करने के बाद वो कागजात अपने कब्जे में करता और फिर हीरा की तरह खुद सबको ब्लैकमेल करने की धमकियां जारी करने लगता। ऊपर से किराए का कातिल उम्र भर अस्थाना का राजदार रहता कि उसने हीरा का कत्ल करवाया था। उसको एतबार होगा कि ये बात उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। आखिर उसने आपका भी तो कत्ल करवाने की कोशिश की थी। अब मैं ठंडे दिमाग से सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं था। जो 3 दादे उसने मेरे पीछे लगाए थे, ज़रूर उनका मकसद मुझे धमकाने का ही था। धमकाकर मेरे से कागजात हासिल करना ही था। मेरे कत्ल से दरअसल अस्थाना का कोई मकसद तब तक हल नहीं होता था जब तक कि मैं कागजात की बाबत सब कुछ सच सच ना बकता। कागजात के बारे में बिना कुछ कहे मैं मर जाता तो बाद में कागजात कहीं और से सिर उठा सकते थे और पहले से ज़्यादा बड़ी विपत्ति बन के सामने आ सकते थे। आप तो अस्थाना को चौतरफा बरी किए दे रहे हैं। वैसे तो मेरा कलेजा फटता है ऐसा करते, लेकिन हकीकत तो हकीकत ही है। लगता है मैं अस्थाना के कुछ ज़्यादा ही गले पड़ रहा था। अब अस्थाना का गला छोड़ेंगे तो किसका गला थामेंगे? अभी कुछ नहीं कह सकता। काफ़ी कुछ पांडे की पड़ताल पर निर्भर करता है। फिर बाकी सारा समय खामोशी से खाना खाते गुजरा। आखिरकार जब बिल आया तो मैंने रजनी से हाथ जोड़कर गुजारिश करने में कसर ना छोड़ी कि वो बिल मुझे देने दे, लेकिन वो ना मानी। अगली बार आप दे दीजिएगा, वो बिल चुकाकर उठती हुई बोली। हिसाब बराबर हो जाएगा। यानी कि अगली बार होगी? हो सकती है। हम बाहर आकर कार में सवार हुए। मैंने कार को उसके घर की ओर दौड़ा दिया। अब मुझे परवाह नहीं थी कि कोई मेरा पीछा कर रहा था या नहीं। अब तो जबकि रजनी को ड्रॉप करने के बाद मेरा आखिरी पड़ाव मेरा अपना घर ही था, मेरे पीछे लगे लोग अपना टाइम ही बर्बाद करते। रास्ते में मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और मंथर गति से गाड़ी चलाता हुआ पचौरी की बाबत सोचने लगा। चांडाल चौकड़ी में वही एक इकलौता शख्स था जो हीरा के कत्ल के बाद से मुझे अभी तक नहीं मिला था। क्या सोच रहे हैं? रजनी बोली। सोच नहीं रहा, मैं अनमने भाव से बोला। जो ताबूत मेरे पास है और जो अस्थाना को फिट नहीं आ रहा, उसके लिए कोई और मुर्दा ट्राई कर रहा था। कौन? प्रभात पचौरी। वो भी अस्थाना की तरह हीरा की फैन क्लब का चार्टेड मेंबर था। चारों में से यही एक शख्स है जो शादीशुदा नहीं है। इसका मानसी माथुर नाम के एक बहुत बड़े बाप की बेटी से अफेयर है और पचौरी उसे शादी करने के लिए मरा जा रहा है। मानसी के घर वालों की नाक सोसाइटी में इतनी ऊंची है कि उनको अगर खबर लग गई कि उनके भावी दामाद का अफेयर एक कॉल गर्ल से था तो वो पचौरी से यूं बितकेंगे जैसे एकाएक वो एड्स का शिकार हो गया हो। पचौरी ऐसा होने देना अफोर्ड नहीं कर सकता। उसने खुद मुझे बताया था कि हीरा ने उसे साफ धमकी दी थी कि अगर पचौरी ने उसकी मांग कबूल ना की तो वो खुद मानसी के घर जाकर उसे और उसके माँ बाप को पचौरी से अपने ताल्लुकात की मुकम्मल दास्तान बमय सबूत सुनाकर आएगी। ये तो कत्ल का तगड़ा उद्देश्य है। हाँ, मैं कार को रजनी के घर वाले ब्लॉक में मुड़ता हुआ बोला। हीरा से पीछा छूटे बिना पचौरी की मानसी से शादी नहीं हो सकती थी और हीरा थी कि एकाएक रजनी के मुंह से घुटी हुई सिसकारी निकली। उसने कसकर मेरी बाँह पकड़ ली। क्या हुआ? मैं हड़बड़ाकर बोला। गाड़ी रोकिए फौरन, यहीं। मैंने जोर से कार को ब्रेक लगाई। क्या हुआ? मैंने फिर पूछा। मेरे घर की बत्तियां जल रही हैं, वो आतंकित भाव से बोली। मेरे माता पिता लौट आए मालूम होते हैं, लेकिन वो तो परसों आने वाले थे। पता नहीं कैसे जल्दी लौट आए, वो रुआंसे स्वर में बोली। अब मेरा क्या होगा? क्यों, तुझे क्या हुआ है? पूछते क्या हुआ है? आधी रात होने को है। इतनी रात गए वो मुझे घर लौटता देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? यही ना, उनकी गैर हाजिरी में मैं। तू घबरा नहीं, मैंने उसे पुचकारा। मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं तेरे माता पिता को समझा दूंगा। आपके साथ होने से तो वो और भी गलत सोचेंगे। नहीं सोचेंगे। अब तो इतना गिरा पड़ा ना समझ मुझे। अब हौसला रख और चल मेरे साथ। वो कार से निकली और मन मन के कदम रखती मेरे साथ आगे बढ़ी। उसका फ्लैट पहली मंजिल पर था। सीढ़ियों के रास्ते हम ऊपर पहुंचे तो वहाँ और ही नज़ारा मिला। 2 कमरों के उस फ्लैट का उस घड़ी ये हाल था जैसे भयानक आंधी तूफान ने अपना मुकम्मल जोर वहीं आजमाया हो। हर तरफ अस्त व्यस्तता का बोलबाला था जो कि ये जाहिर करता था कि वहाँ की बड़ी जल्दी में बड़ी बेरहमी से तलाशी ली गई थी। लगता है, मैं धीरे से बोला, तलाशी का ये आलम हमारे आने से कुछ क्षण पहले तक जारी ही था। कोई बड़ी बात नहीं कि मेरी कार के ब्लॉक में दाखिल होने पर ही तलाशी लेने वाला या वाले यहाँ से भागे हों। इसी वजह से तो वो तमाम दरवाजे खुले और बत्तियाँ जलती छोड़ गए। लेकिन रजनी बोली,
इतनी रात गए बत्तियां जलाकर यूं सरेआम तलाशी। उसे मालूम होगा कि तू कहाँ थी और तेरे माता पिता कहाँ थे। उसे मालूम होगा कि एकाएक ऊपर से वहाँ कोई नहीं आ जाने वाला था। हम आए तो हैं, उसे तो और भी लेट घर आने की उम्मीद होगी। लेकिन मेरे घर की तलाशी क्यों? क्योंकि तू मेरी सेक्रेटरी है। मेरे फ्लैट और ऑफिस के अलावा किसी की ये जगह भी सूझी होगी जहाँ की मैं कुछ छुपा सकता था। कुछ क्या, इस वक्त तो मुझे हीरा के कागजात ही सूझ रहे हैं। वो तो आपके पास से पहले ही चोरी जा चुके हैं। हाँ, लेकिन यहाँ घर घुसे चोर को इस बात की खबर नहीं होगी ना। अगर ये बात थी तो ऐसी तलाशी पहले आपके घर की और फिर ऑफिस की होनी चाहिए थी। घर की क्या पता हुई हो। ग्रेटर कैलाश पहुंचने पर हो सकता है मुझे ऐसा ही नज़ारा अपने घर पर भी देखने को मिले। और क्या पता चोर इस घड़ी ऑफिस की खंगाल रहा हो। अब क्या होगा? अब सबसे पहले तो पुलिस को ही फ़ोन करना होगा। उसने सहमति में सिर हिलाया। मैंने पुलिस को फ़ोन किया। यहाँ की खबर, रजनी बोली, आपके उस एसीपी तक भी पहुँचेगी जो कि कत्ल के दोनों केसों की तफ्तीश कर रहा है। पहुँच सकती है, मैं बोला। मेरी यहाँ मौजूदगी की वजह से पहुँच सकती है। तब वो आप पर यह शक नहीं करेगा कि आप उससे काफ़ी कुछ छुपाते रहे हैं। यहाँ की तलाशी का सीधा मतलब यही नहीं लगाएगा कि यहाँ आप ही का कोई माल मैंने छुपा कर रखा हुआ था, क्योंकि आपके ख्याल से किसी को इस मामले में मेरे घर का ख्याल तक नहीं आ सकता था। वो यही सोचेगा, अगर यहाँ से कुछ चोरी नहीं गया है तो बिल्कुल यही सोचेगा। तो जरा झटपट अपना कीमती सामान चेक तो कर। उसने किया। सब कुछ चाक चौबंद है, वो बोली। फिर तो हो गया काम, मैं बोला। अब तो वो मेरे पर यह भी इल्ज़ाम लगा सकता है कि मैं झूठ बोल रहा था कि मेरी रिवॉल्वर मेरे फ्लैट से 1-1.5 महीना पहले चोरी गई हो सकती थी। अब तो वो ये दावा करेगा कि जरूर हाल ही में मेरे फ्लैट का भी किसी ने ये हाल किया था और तभी रिवॉल्वर चुराई थी, जो कि सच भी है। यानी कि रूबी की लाश के पहलू में अपनी रिवॉल्वर पड़ी देखने से पहले ही मुझे मालूम था कि वो चोरी जा चुकी थी। यानी कि जो हत्यारा है वही चोर है, यहाँ वाला भी और आपके फ्लैट में घुसने वाला भी। हालात का इशारा तो इसी तरफ है। और तलाश उसे हीरा के कागजात की थी। और किस चीज़ की होगी? और तो किसी कीमती चीज़ का दखल है ही नहीं इस केस में। उसने ये कैसे सोच लिया कि कागजात आपके अधिकार में थे? इसका एक जवाब अब मुझे सूझ रहा है। मुझे लगता है कि हीरा के कत्ल के फौरन बाद ही हत्यारा, जैसा कि मैं पहले समझ रहा था, फार्म हाउस से कूच नहीं कर गया था। बाथरूम में मेरी मौजूदगी का एहसास होने पर वो बंगले से ज़रूर खिसक गया था, लेकिन आसपास ही छुप गया था। जरूर उसने मुझे वहाँ से कूच करते देखा होगा और यूं मुझे पहचाना भी होगा। मेरे वहाँ से चले जाने के बाद वो दोबारा बंगले में दाखिल हुआ होगा और उसने हीरा के कागजात की तलाश शुरू की होगी। ये बात यूँ भी साबित होती है कि मैंने हीरा की मेज के दराजों का ताला हीरा के एक हेयर पिन की मदद से खोला था, जबकि पुलिस ने ताले के छेद के इर्द गिर्द ऐसी खरोंचें बनी हुई पाई थी जैसे उसे किसी तीखे औजार से जबरन खोला गया हो। जाहिर है कि ताला खोलने के लिए वो तीखा औजार मेरे वहाँ से चले जाने के बाद हत्यारे ने इस्तेमाल किया था और यूँ कागजात के मामले में मेज के तीनों दराजों में झाड़ू फिरा पाया था। तभी वो समझ गया था कि कागजात मैं ले गया था, जो कि पहला मौका हाथ आते ही उसने मेरे फ्लैट में घुसकर बरामद कर लिए थे। उन कागजात के हाथ में आए बिना उसका काम मुकम्मल जो नहीं होता था। उसका मुकम्मल काम हीरा का कत्ल और कागजात हत्या कर उन्हें नष्ट करना था। बिल्कुल, दोनों काम कर तो लिए उसने, फिर भी अभी टिक कर क्यों नहीं बैठता वो? यही बात तो समझ में नहीं आ रही। तभी पुलिस वहाँ पहुँची। क्या हुआ? एक सब इंस्पेक्टर ने सवाल किया। मैंने बताया। फ्लैट आपका है? नहीं, मैं बोला, इनका है। और आप? मैंने उसे अपना परिचय दिया और अपना एक विजिटिंग कार्ड भी पेश किया। मेरा परिचय प्राप्त करते ही उसके नेत्र फैले। मैं 1 मिनट में आया, वो बोला, और फिर लंबे डग भरता वहाँ से बाहर निकल गया। मैं समझ गया कि वो तलवार को फ़ोन करने गया था। 5 मिनट में वो वापस लौटा। चोरी क्या गया है? उसने सवाल किया। कुछ नहीं, जवाब रजनी ने दिया। आपने चेक किया? सरसरी तौर पर चेक किया है। आपको किसी पर शक है? किसी की निशानदेही करना चाहती हैं आप इस मामले में? नहीं। वो यूं ही हमसे उल्टे सीधे सवाल तब तक पूछता रहा जब तक कि एसीपी तलवार वहां ना पहुंच गया। उसने हालात का मुआयना किया। सब इंस्पेक्टर को एक और ले जाकर उससे चंद सवाल किए और फिर मेरे करीब पहुंचा। ये कोई मामूली चोरी की वारदात नहीं मिस्टर प्राइवेट डिटेक्टिव, वो बोला। नहीं, ये किसी मामूली चोर का कारनामा है। यहाँ जो कुछ हुआ है उसका सीधा संबंध हीरा और रूबी के कत्ल से है, तुम्हारी रिवॉल्वर से है और खुद तुमसे है। यहाँ की तलाशी कत्ल की उन 2 वारदातों का ही एक्सटेंशन है और ये सिलसिला किसी न किसी रूप में अभी आगे चलेगा और यकीन जानो तुम्हें अच्छी तरह से लपेटेगा। उस लपेटे से बचने के लिए मैं बोला, मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत कुछ कर सकते हो तुम। मसलन तुम सच बोल सकते हो। तुम पुलिस से जो कुछ अब तक छुपाते चले आ रहे हो उसे अब बयान कर सकते हो। मैं कुछ नहीं छुपा रहा। चलो ना सही, तुम्हारी पुलिस से सहयोग करने की नीयत हो तो मैं एक राय दूँ। दीजिए। पुलिस से सहयोग की मेरी पूरी नीयत है। तुम कहते हो कि पिछले 13 महीनों में तुम हीरा को जानते थे,
मेरी राय यह है कि हीरा से अपने ताल्लुकात को एक बार पूरे का पूरा अपने जहन में उतारो और पिछले कुछ महीनों में आई उसके व्यवहार में तब्दीली, उसके रवैये में आई कोई खूबी या खामी को याद करने की कोशिश करो। उसने किसी से खास खतरा महसूस किया हो, किसी से अपनी किसी अदावत का जिक्र किया हो या किसी में कोई खास ही दिलचस्पी दिखाई हो। वो एक क्षण ठिठका, उसने घूरकर मुझे देखा और फिर बोला, परसों सुबह मैंने तुमसे एक सवाल किया था कि तुम्हें हीरा के अपने जैसे कितने मेल फ्रेंड्स की वाकिफियत थी। तुमने किसी की भी वाकिफियत होने से इनकार किया था। उस सवाल का जवाब मैं अभी भी चाहता हूँ। मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए तुम्हारी भी दिलचस्पी होनी चाहिए उस सवाल का कोई मुनासिब जवाब मुझे सुझाने की। है तो सही। गुड। तो अब कोई नाम याद आया? नहीं। पुलिस से ऐसा रवैया अख्तियार करने का नतीजा जानते हो? जो नतीजा होगा मैं भुगत लूँगा। ये भी भुगत लेंगी? वो रजनी की ओर इशारा करता हुआ बोला। मेरे मुंह से बोलना फूटा। जब चोर यहाँ घुसा था तब ये घर पर नहीं थी। होती तो जानते हो क्या होता? तो इसी बिखरे सामान में कहीं इनकी लाश भी पड़ी होती। रजनी के मुंह से एक घुटी सी सिसकारी निकली। आप हमें डराने की कोशिश न करें, मैं दिलेरी से बोला। मुझे जो कुछ मालूम था वो मैंने बता दिया। आगे कुछ याद आएगा तो वो भी बता दूंगा। याद करोगे तो बताओगे ना? तुम्हारी याद करने की नीयत होगी तो याद करोगे ना? आपकी भी कुछ करने की नीयत होगी तो करेंगे ना? क्या मतलब? 3 दिन में 2 कत्ल हो गए, दोनों अभी तक अनसुलझे हैं, जबकि उनकी तफ्तीश आप सरीखा युवा होनहार उच्चाधिकारी कर रहा है। वो तिल मिलाया। कुछ क्षण वो खा जाने वाली निगाहों से मुझे घूरता रहा, फिर धीरे धीरे उसने अपने ऊपर काबू पा लिया। पुलिस के पास कोई जादू का डंडा नहीं होता, वो बड़े सब्र से बोला, जिसे घुमाया और मनचाहा नतीजा हासिल कर लिया। मैं खामोश रहा। उस घड़ी उसे और भड़काना ठीक जो नहीं था। आप कहती है? फिर वो रजनी से संबोधित हुआ कि यहाँ से कुछ चोरी नहीं गया है, कोई कीमती चीज़ चोरी नहीं गई है। रजनी बोली, कोई ऐसी चीज़ चोरी गई हो सकती है जिसे आप मामूली मानती हो लेकिन चोर के लिए वो बेशकीमती हो? ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? उस चीज़ के बारे में क्या ख्याल है जो मिस्टर कोहली ने आपके घर में छुपा के रखने के लिए सौंपी थी? ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इन्होंने मुझे कुछ नहीं सौंपा। तो फिर यहाँ की ऐसी तलाशी क्यों हुई? ये तो चोर ही बेहतर बता सकता है कि उसे यहाँ किस चीज़ की तलाश थी। इतना तो आप भी बता सकती हैं कि उसकी तलाश कामयाब हुई है या नहीं। अब क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। उसकी तलाश कामयाब नहीं हुई तो वो यहाँ फिर आ सकता है। रजनी ने व्याकुल भाव से मेरी तरफ देखा। वो अपना वक्त ही जाया करेगा। मैं बोला, मैंने रजनी को यहाँ छुपा कर रखने के लिए कुछ नहीं सौंपा। उसने मेरी बात की तरफ ध्यान न दिया। वो फिर रजनी से मुखातिब हुआ। आप यहाँ अकेली रहती हैं? नहीं, रजनी बोली, मेरे माता पिता साथ रहते हैं लेकिन वो हरिद्वार गए हुए हैं, 2 दिन में लौटेंगे। मेरी राय में आप उन्हें फ़ौरन वापस बुला लीजिए। ठीक है। तलवार मेरी तरफ घूमा। वो कुछ क्षण अपलक मुझे देखता रहा और फिर बोला, चोट कैसे लगी? सीढ़ियों से फिसल गया। मैं अपनी कनपट्टी का घूमड़ और आँख के नीचे की खरोच सहलाता हुआ बोला, ध्यान से सीढ़ियाँ उतरा करो भाई। मैंने सहमति में सिर हिलाया। उसके बाद तलवार वहाँ से विदा हो गया और थोड़ी देर बाद अपना फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाने का ड्रामा मुकम्मल करके बाकी पुलिसिये भी विदा हो गए। तब मैंने और रजनी ने फ्लैट का बिखरा सामान उठाकर ठिकाने लगाने का काम शुरू किया, जिसमें कि हम आधे घंटे में फारिग हुए। तलवार की एक बात तो मुझे भी जच रही है। फिर मैं चिंतित भाव से बोला, तुझे यहाँ अकेले नहीं होना चाहिए। मैं कल सुबह सवेरे ही पापा मम्मी को एक्सप्रेस टेलीग्राम दे दूंगी। वो बोली, वो दोपहर तक वापस पहुँच भी जाएंगे। लेकिन आज की रात अब कुछ नहीं होता, जैसे बिजली एक ही बार 2 जगह नहीं गिरती। वो हंसती हुई बोली, वैसे ही चोर भी एक ही घर में 2 बार नहीं आता। आम चोर नहीं आता होगा, लेकिन यहाँ आया चोर आम चोर नहीं था। यहाँ आए चोर की तलाश कामयाब नहीं हुई थी। जैसा कि तलवार ने कहा था कि चोर यहाँ फिर अब नहीं आता, वो फिर हर जगह की तलाशी तो वो लेकर गया है। अब आएगा तो और कौन सी नई जगह टटोलेगा। मैं आश्वस्त नहीं। हो ही जाइए आश्वस्त। वो तत्काल संजीदा हुई, क्योंकि अगर आपका यह ख्याल है कि मैं आपको यहाँ रुकने के लिए कहूँगी तो ये ख्याल जहन से निकाल दीजिए। अरे कमबख्त, मैं तो तेरी भलाई के लिए ऐसा सोच रहा था। आप मेरी फिक्र ना करें। ठीक है, फिर जाता हूँ मैं, और भगवान करे चोर वापस जरूर लौटे और इस बार तेरे घर के सामान की जगह या तेरे हाथ पांव हट गोड़े हाड मांस मज्जा चित्रा कर जाए। वो हंसती है। हाँ, हंसती हूँ। आप बातें ही ऐसी करते हैं। मैं जाता हूँ। सुबह तक जिंदा बच जाए तो दफ्तर आ जाना। गुड नाइट। गुड नाइट। रात के सन्नाटे में मैं ग्रेटर कैलाश पहुंचा। निक्सी गोमेज मुझे अपने फ्लैट के दरवाजे के सामने सीढ़ियों पर बैठी मिली। आप? मैं सख्त हैरानी से बोला, यहाँ? मैंने कहा था। वो उठती हुई बोली कि आपकी तरफ से मेरा रवैया अगर तब्दील हुआ तो मैं आपसे कांटेक्ट करूँगी, लेकिन इस वक्त अगर आप मेरे आने से खुश नहीं हैं तो मैं वापस चली जाती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं तो आपकी असुविधा के लिहाज से सोच रहा था। कब से हैं आप यहाँ?
1 घंटे से ऊपर तो हो ही गया होगा। कमाल है, आप पहले टेलीफोन कर लेती। मैंने किया था लेकिन घंटी ही बजती रही, जवाब नहीं मिला। मैंने सोचा फ़ोन ख़राब होगा, सो मैं यहाँ चली आई। सोचा था इतनी रात गए तो आप घर पर ही होंगे, लेकिन आप तो नाइट आउटिंग के शौकीन निकले। मैं तफरीहन घर से बाहर नहीं था। मैं ताला खोलता हुआ बोला, मेरा कारोबार ही ऐसा है कि कई बार तो मैं सारी सारी रात घर नहीं लौट पाता। फिर तो खुशकिस्मत हूँ मैं, कम से कम आज रात तो ऐसा नहीं हुआ। तशरीफ़ लाइए। वो मेरे पीछे पीछे फ्लैट में दाखिल हुई। मैंने ड्राइंग रूम की बत्तियाँ ऑन की। मैन, एकाएक वो बोला, योर फेस हैड एन एक्सीडेंट। मैं लापरवाही से बोला, यू शुड बी मोर केयरफुल। आई विल। बिराजिए। वो एक सोफे पर बैठ गई। आप कुछ पिएंगी? मैं बोला। वो एक क्षण खामोश रही और फिर संकोचपूर्ण स्वर में बोली, आई विल कंसिडर अ लिटिल ब्रांडी विद वाटर इफ यू हैव इट। श्योर, आई हैव कॉन्यैक। वंडरफुल। 1 ब्रांडी कमिंग अप राइट अवे मैडम। थैंक यू। वो क्या है कि बाहर में ठंड में बैठी रही ना, इसलिए। आई अंडरस्टैंड। मैं किचन में गया और ब्रांडी एंड वाटर के 2 जाम बनाकर उसके साथ वापस लौटा। थैंक यू, वो ग्लास थामती हुई बोली। तो मैं बोला, मेरी तरफ से आपका रवैया तब्दील हुआ है। हाँ, ऐसा कैसे हुआ? पुलिस से नाउम्मीदी की वजह से हुआ। वो मेरी बहन के कातिल की तलाश के सिलसिले में अभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। अब तो मुझे आपसे ज़्यादा उम्मीदें लग रही हैं। मुझे मालूम हुआ है कि आप तो दिल्ली के बड़े मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। मुझे यकीन है कि आप पुलिस से पहले, बहुत पहले मेरी बहन के कातिल को तलाश कर लेंगे। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि आप ऐसा सोचती हैं। पहले तो आपका मेरे से पेश आने का अंदाज़ ऐसा था जैसे आप मुझे ही बहन का कातिल समझती हो। आई एम सॉरी सर, आई वॉज हेल्पलेस। वो पुलिस वाले ऐसे ही आइडियाज़ मेरे माइंड में इम्प्लांट करते थे। आई एम सॉरी। यू नीड नॉट बी। आई अंडरस्टैंड। वैसे है तो नहीं ना आप मेरे बहन के कातिल? मैडम, अगर होता तो ये बात मैं अपनी ज़ुबान से कबूल करता। खुद आपका दिल इस बाबत गवाही दे रहा होता तो आपका हौसला होता इतनी रात गए मेरे सामने यूँ बैठे होने का। यू आर राइट। आई एम सॉरी ऑल ओवर अगेन। यू नीड नॉट बी। आई सेड ऑलरेडी। मैंने थोड़ी सी ब्रांडी चुस्की और फिर बोला, जब मैं आपसे होटल में मिला था तो आप मेरे खिलाफ थी, क्योंकि पुलिस ने आपको ऐसी पट्टी पढ़ाई हुई थी कि आपने मेरे से सहयोग नहीं करना था। तब आप मेरे किसी भी सवाल का जवाब देने को राजी नहीं थी। अब जबकि पुलिस से आपका भरम टूट गया है तो आपसे चंद सवाल फिर करना चाहता हूँ। आज जवाब देंगी? ज़रूर। ऑनेस्टली? यस। आप अब प्रकाश होटल में नहीं हैं? नहीं। क्यों? उधर का बिल पुलिस देने को बोला था। उनका मतलब मेरे से हल हो गया तो उन्होंने वो कर्टेसी विड्रॉ कर ली। अब आप कहाँ हैं? अपनी बहन के फ्लैट में। वहाँ कब तक रहने का इरादा है? तब तक जब तक कि रूबी का कातिल पकड़ा नहीं जाता। रूबी के अंतिम संस्कार के बाद से आपकी पुलिस से भेंट हुई? नहीं। रूबी से आखिरी बार आप कब मिली थी? कोई 1 महीना पहले, जबकि वो मेरे पास आगरा आई थी। तब उसका मिजाज कैसा था? ऐसा लगता था जैसे वो किसी बात से परेशान हो या किसी व्यक्ति विशेष से आतंकित हो। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता था। वो तो मेरे पास वैसे ही आई थी जैसे हमेशा आती थी। खूब हंसती खेलती। मिस्टर कोहली, किलंदड़ापन रूबी के मिजाज में नहीं था। वो आदतन बहुत रिजर्व रहने वाली थी। आप उसको जानते थे तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए थी। मालूम है, लेकिन आप तो उसकी बहन हैं। आपके साथ तो उसका व्यवहार सबके साथ एक समान था, रिजर्व, कोल्ड। बहरहाल उसके व्यवहार में कोई तब्दीली नहीं थी। जैसा व्यवहार उसका हमेशा होता था वैसा ही पिछले महीने तक था, जब वो आगरे जाकर आपसे मिली थी। हाँ, लेकिन अगर कोई बात होती गैर मामूली, दिमाग पर बोझ बनने वाली, फिक्र में डालने वाली, तो वो आपको बताती। हाँ ज़रूर, आखिर मैं उसकी बड़ी बहन थी। इस लिहाज से तो उसके मिजाज में कोई फ़र्क उसके बिना बताए भी आपकी जानकारी में आ सकता था। हाँ, आ सकता था। ऐसा कुछ नोट करने पर आप उससे उसकी वजह पूछती तो क्या वो आपको बताती? हाँ, लेकिन हकीकतन न आपने जुदा कुछ नोट किया न रूबी ने बताया। हाँ, कभी अपनी एम्प्लॉयर हीरा ईरानी की कोई बात करती थी वो आपसे? उसकी शख्सियत के बारे में, उसकी आदतों के बारे में, पसंद नापसंद के बारे में, उसके जरे साया अपनी एम्प्लॉयमेंट के बारे में? नहीं, खास कुछ नहीं, सिवाय इसके कि हीरा उससे बड़ी अच्छी तरह से पेश आती थी और वो अपनी उस एम्प्लॉयमेंट से खुश थी। हीरा का कामकाज, मेरा मतलब है आय का साधन, क्या बताती थी वो? यही कि वो सिल्वर मून में कैबरे डांसर थी। आपने कभी सवाल नहीं किया था कि एक कैबरे डांसर आपकी बहन जैसी एक्सपेंसिव मेड कैसे अफोर्ड कर सकती थी? जब मुझे हीरा की शान शौकत की खबर लगी थी तो किया था। तब रूबी ने बड़े संकोच से मुझे बताया था कि वो कॉल गर्ल थी, विथ क्लाइंटल लिमिटेड टू सेलेक्ट फ्यू। ऑल द सेम सी वॉज अ कॉल गर्ल। आपकी बहन ने आपको साफ ऐसा कहा था? हाँ,
उस लिहाज से आपको रूबी की एम्प्लॉयमेंट से ऐतराज नहीं था? वो खूबसूरत थी, नौजवान थी, महत्वाकांक्षी थी, हीरा की शानो शौकत का रोब खाती थी। वो हीरा के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर सकती थी। मिस्टर कोहली, इट नेवर ऑकवर्ड टू मी। ऐसा कुछ कभी नहीं सूझा था मुझे। सूझा नहीं था, या आप अपनी दिवंगत बहन का इमेज बनाए रखने के लिए अब ऐसी कोई बात जुबान पर नहीं लाना चाहती? सूझा नहीं था। खैर, रूबी ने आपसे कभी किसी डायरी का, किन्हीं चिट्ठियों का, किन्हीं कागजात का कोई जिक्र किया था? नहीं। मतलब ये हुआ कि वो हीरा की बाबत आपसे कुछ ज़्यादा बातें नहीं करती थी? नहीं, आप ज़्यादा सवाल करती थी। सवाल तो कभी कभार करना पड़ ही जाता था, आखिर मैं उसकी बड़ी बहन थी, लेकिन कभी कुरेदती नहीं थी मैं उसे। इसकी एक वजह यह भी थी कि वो एक बालिग, खुद मुख्तार लड़की थी। मेरे ज़्यादा कुरेदने पर वो मेरे किसी सवाल का जवाब देने से दो टूक इनकार कर सकती थी। इसका तो ये मतलब हुआ कि आपकी सगी बहन होने के बावजूद वो आपसे उतना नहीं खुली हुई थी जितना कि सगी बहनें आपस में खुली होती है। करेक्ट, मैंने कहा ना कि वो बड़ी रिजर्व नेचर की लड़की थी। अब जबकि पुलिस ने उसके फ्लैट की चाबी आपको सौंप दी है, तो आपने वहाँ मौजूद साजो सामान का कोई जायज़ा तो लिया होगा? हाँ। क्या पाया आपने वहाँ? खास कुछ नहीं। पोशाकों और घरेलू सामान के अलावा सिर्फ कुछ पुरानी चिट्ठियाँ, पुराने बिलों की कॉपियाँ, बैंक की चेकबुक, पासबुक वगैरह। बैंक में काफ़ी रकम थी ना? 7-8 हज़ार रुपये थे बस। हैरानी की बात नहीं है ये। वो क्या है मिस्टर कोहली, दरअसल अपनी मालकिन की देखा देखी उसने खुद अपना रहन सहन भी बहुत खर्चीला बना लिया हुआ था। ड्रेसेस पर, ज्वेलरी पर, आउटिंग्स पर वो बहुत ज़्यादा खर्च कर देती थी। फिर गोवा में हमारे पेरेंट्स को भी वो गाहे बगाहे पैसा भेजती रहती थी, इसलिए वो ज़्यादा कुछ बचा नहीं पाती थी। कोई बॉयफ्रेंड? स्टडी कोई नहीं। तफरीहन कभी कभार वो किसी पसंद के लड़के के साथ डेट पर चली जाती थी, लेकिन स्टडी कोई नहीं था। वो खुद कहती थी कि उसे किसी से मोहब्बत नहीं हुई थी, यानी कि सिवाय आपके उसका खास करीबी कोई नहीं था, यही समझ लीजिए। कोई ऐसी बात जो आपने पुलिस को बताई हो लेकिन मुझे ना बताई हो? ऐसी कोई बात नहीं, कम से कम अब ऐसी कोई बात नहीं। आपके ख्याल से रूबी का कत्ल क्यों हुआ? कोई वजह सूझती है आपको? नहीं, आप बताइए। मेरे ख्याल से तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपकी बहन हीरा की बहुत ज़्यादा ही राजदा बन गई थी। वो या तो हीरा के निजी कागजात चुपचाप पढ़ती रहती थी, या कातिल समझता था कि वो ऐसा करती थी। लिहाजा जिस वजह से हीरा का कत्ल हुआ, एन उसी वजह से रूबी का कत्ल हुआ। मुंह बंद करने के लिए? हाँ। अब हमें ये मालूम हो जाए कि उन दोनों के मुंह खोलने का फौरी खतरा किसको था, तो कातिल की शिनाख्त हो सकती है। इसी वजह से मैं आपसे पूछ रहा था कि आपकी बहन ने कभी आपको ऐसा कोई इशारा किया था कि वो हीरा की कोई जाति पोल पट्टी जानती थी, या हीरा का करीबी कौन सा शख्स था जिसे अपना कोई पर्दाफाश हो जाने की दहशत थी? उसने तत्काल जवाब न दिया। मैंने उसे ना कुरेदा। उसकी सूरत से दिखाई दे रहा था कि अपने दिमाग पर बहुत गहरा जोर देकर वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर कोहली, आखिरकार वो बोली। इस शख्स का नाम तो उसने मेरे सामने कभी नहीं लिया था, लेकिन एक बात आपकी सच है, वो हीरा के कागज़ तो पढ़ती थी। ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? एक बार जब मैंने उसे सवाल किया था कि हीरा उसे इतनी मोटी तनख्वाह क्यों देती थी, और तनख्वाह के अलावा भी उसे इतनी अतिरिक्त सुख सुविधाएं फ्री क्यों मुहैया कराती थी, तो उसने बड़े अभिमान के साथ कहा था कि अच्छा ही था कि करती थी, वरना ऐसे काम कराए भी जा सकते थे। ऐसा उसने कहा था? हाँ। आपने पूछा नहीं था कि कराए कैसे जा सकते थे ऐसे काम? पूछा था, लेकिन उसने जवाब को टाल दिया था। ये तो साफ ब्लैकमेल की तरफ इशारा हुआ, यानी कि हीरा स्वेच्छा से उसकी खास खिदमत ना करती रहती तो वो ऐसा जबरन करवा लेती। तब तो मैंने इस बाबत नहीं सोचा था, लेकिन मौजूदा हालात से तो यही लगता है कि ऐसा ही कुछ इरादा था। हैरानी है, वो खामोश रही। ब्लैकमेल एक गंभीर अपराध है। ज़रूरी नहीं, वो जल्दी से बोली, कि उसका ऐसा इरादा रहा हो। ऐसा आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि अपनी दिवंगत बहन की हिमायत करना, उसके चरित्र पर कोई लांछन आने से रोकना आप अपना इखलाकी फ़र्ज मानती है। वो फिर खामोश हो गई। रूबी का ब्लैकमेल का इरादा भले ही ना रहा हो, लेकिन हीरा के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए जो हथियार अनायास से उसके हाथ लग गया था, उसकी ताकत वो बखूबी पहचानती थी। मैं एक क्षण को ठिठका और फिर बोला, इस वक्त हीरा और रूबी इस दुनिया में नहीं हैं। भगवान दोनों को जन्नत नशीन करे। लेकिन अगर रूबी मर गई होती और हीरा जिंदा होती तो सारी कहानी कुछ और ही होती। निक्सी ने बेचैनी से पहलू बदला। अब जरा उस चिट्ठी पर आइए, मैं बोला, जो अपनी मौत से पहले रूबी ने आपको लिखी थी और जो आपको आगरे में मिली थी। मैडम, क्या उसमें वाकई कोई खास बात नहीं थी? वाकई ऐसा कोई इशारा नहीं था कि रूबी को अपने सिर पर जान का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा था? वाकई किसी ऐसे शख्स का नहीं था जो कि उस खतरे की वजह हो सकता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था उसमें, सिवाय इसके कि उसमें उसके एम्प्लॉयर के कत्ल का जिक्र था। उसमें कोई खास बात नहीं थी।
पक्की बात? हाँ। फिर भी पुलिस ने आपको उस चिट्ठी का जिक्र किसी से करने से मना किया? चिट्ठी भी कब्जा ली? किया तो ऐसा ही उन्होंने। चिट्ठी अभी भी पुलिस के पास है। हाँ, आप मांगिए वापस। मांगने से दे देंगे वो। अगर चिट्ठी वाकई मामूली है तो दे ही देनी चाहिए। फिर भी ना दे तो फोटोकॉपी मांगिएगा। बल्कि ये कहिएगा कि वो फोटोकॉपी रखे और चिट्ठी आपको दे। कहिएगा कि वो आपकी दिवंगत बहन की आपको लिखी आखिरी चिट्ठी है, इसलिए आपको उस चिट्ठी से सेंटिमेंटल अटैचमेंट है। ठीक है, मैं कल कोशिश करूँगी। चिट्ठी या फोटोकॉपी दोनों में से कोई भी चीज़ आपको हासिल हो जाए तो मुझे फ़ौरन खबर कीजिएगा। न जाने क्यों मेरा दिल गवाही देता है कि उस चिट्ठी में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर छुपी हुई है जो कातिल की तरफ उंगली। तभी एकाएक फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैं तत्काल खामोश हो गया। मैंने हड़बड़ाकर वॉल क्लॉक पर निगाह डाली और फिर बेडरूम में जाकर फ़ोन रिसीव किया। कोहली, आवाज़ आई। हाँ, मैं ससंग स्वर में बोला। कौन? जो कहा जाए उसे गौर से सुन, क्योंकि कोई बात दोहराई नहीं जाएगी। अभी अपनी कार पर सवार होकर हिल गांव के पिछवाड़े में जो जंगल है उसके रास्ते पर पहुंच, जहाँ चौबुर्जे के करीब तुझे एक नीला कॉन्टेसा दिखाई देगी। बाकी बातें फिर होंगी। अगर अपनी सेक्रेटरी को जिंदा देखना चाहता है तो डायरी लेकर जहाँ कहा है वहाँ फ़ौरन पहुँच। संबंध विच्छेद हो गया। मेरे छक्के छूट गए। एन वही हुआ था जिसके बारे में एसीपी तलवार ने भी इशारा किया था, जिसका मुझे भी अंदेशा था। मैंने रिसीवर क्रेडल पर पटका और लगभग दौड़ता हुआ ड्राइंग रूम में पहुंचा। मैडम, मैं बदहवास भाव से बोला, मुझे अफसोस है कि आपको फ़ौरन यहाँ से रुखसत होना पड़ेगा। एक इमरजेंसी आ गई है जिस वजह से मुझे फ़ौरन कहीं पहुँचना है। सो मैडम प्लीज़। उसने अपना ग्लास खाली किया और सहमति में सिर हिलाती हुई उठ खड़ी हुई। तब इससे पहले कि वो औपचारिकतावश कुछ बोलती, मैंने उसको बाहाँ से पकड़ा और ज़बरदस्ती फ्लैट से बाहर छोड़ के आया। सॉरी, मैं हाफता हुआ बोला। बात तरतीब माफ़ी फिर मांगूंगा। कल। मैंने उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। अस्थाना का दूसरा वार इतनी जल्दी होगा इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। इस तरीके से होगा इसकी तो कतई उम्मीद नहीं थी। मैंने अपनी राइटिंग टेबल में से एक पुरानी डायरी बरामद की जिसमें कि मैं अपने संतुष्ट क्लाइंट्स की केस हिस्ट्री लिखा करता था। मैंने उस डायरी को एक मजबूत लिफाफे में बंद किया और लिफाफे का मुंह सील टेप से चिपका कर अच्छी तरह से बंद कर दिया। फ्लैट को ताला लगाकर उस लिफाफे के साथ मैं नीचे पहुंचा, अपनी कार में सवार हुआ और मैंने कार को निर्देशित स्थान की ओर दौड़ाया। रास्ते में मैं इस बाबत बहुत चौकन्ना था कि कोई मेरा पीछा कर रहा था या नहीं, लेकिन सुनसान रास्तों पर मुझे अपने पीछे कोई ना दिखाई दिया। अस्थाना का कोई दादा तो मेरे पीछे था ही नहीं। तलवार के पुलिसिये भी वाकई छुट्टी पर गए हुए थे। मैं खेलगांव के पिछवाड़े के जंगल के दहाने पर पहुंचा। मैं कुछ क्षण कोई आहट लेने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे कोई आहट ना मिली। मैंने कार को फिर गियर में डाला और उसे धीरे से आगे बढ़ाया। थोड़ा आगे आने पर मैंने सीधे चौबुर्जे के रास्ते पर जाने के स्थान पर कार को दाएं मोड़ दिया। आगे घने पेड़ों की छांव में मैंने उसे रोका और पीछे डिक्की में पड़े टायर ट्यूब में से अस्थाना वाली रिवॉल्वर बरामद की। मैंने रिवॉल्वर वाला हाथ अपनी कोट की जेब में डाल लिया और गाड़ी वहीं छोड़कर दबे पांव वापस लौटा। राहदारी पर चलने के स्थान पर पेड़ों के झुरमुट से होता हुआ मैं आगे चौबुर्जे की दिशा में बढ़ा। रास्ते में रिवॉल्वर निकालकर मैंने अपने हाथ में ले ली। थोड़ी देर बाद चांद की रोशनी में मुझे आगे चौबुर्जा दिखाई देने लगा। फिर उसके करीब खड़ी कॉन्टेसा भी मुझे दिखाई दी। उसके सब शीशे उठे हुए थे और बत्तियां बुझी हुई थी। शीशे काले थे, इसलिए इस बात का कतई आभास नहीं मिल रहा था कि भीतर कोई था या नहीं। चौबुर्जा एक खुले मैदान में था, इसलिए कार तक पहुंचने के लिए पेड़ों की ओट छोड़ना जरूरी था, जो कि खतरनाक काम साबित हो सकता था। मुझे फ़ोन करने वाला मेरे वहां तक कार तक पहुंचने की अपेक्षा कर रहा था। वो मुझे पैदल कार की ओर बढ़ता पाता तो मुझे पहचाने बिना भी आशंकित हो उठता। फिर या तो वो मेरे ऊपर आक्रमण कर देता या कार वहां से भगाकर ले जाता। मैं चुपचाप कार के करीब पहुंचने की कोई तरकीब सोचने लगा। तभी मैंने अपनी गर्दन पर ठंडे लोहे का स्पर्श महसूस किया और फिर कोई मेरे कान में बोला, हिलना नहीं। मेरे सारे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वो मेरे से भी होशियार निकला था, जो युग प्रेत की तरह मेरे सिर पर पहुंच गया था। कंधे पर से रिवॉल्वर मुझे पकड़ा, आदेश मिला। तब वो आवाज़ मैंने साफ पहचानी। वो पिछली रात वाले खलीफा रघुवीर की आवाज़ थी। मेरे वाली रिवॉल्वर उसके हाथ में पहुंच गई तो मैं उसकी तरफ घूमा। वो रघुवीर ही था। फ़ोन पर तो मैं बोला, मैंने तेरी आवाज़ ना पहचानी रघुवीर खलीफा। होशियारी दिखाने से बाज नहीं आया ना? वो दांत पीसता हुआ बोला। काम तो ना आई होशियारी। डायरी कहाँ है? अकेला दिखाई दे रहा है। कटलरी कहाँ है? डायरी कहाँ है? मेरे पास है। निकाल। ऐसे कैसे निकालूं? पहले बता मेरी सेक्रेटरी कहाँ है? तू डायरी दिखा मेरे को, मैं तुझे तेरी सेक्रेटरी दिखाता हूँ। मैंने जेब से डायरी वाला लिफाफा निकालकर उसे दिखाया। कार की तरफ चल। मैंने आदेश का पालन किया। हम दोनों कार के करीब पहुंचे तो उसने कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर मुझे भीतर झांकने का अवसर दिया। भीतर पिछली सीट पर मुझे रजनी की परछाई सी दिख गई।
उसके हाथ पांव उसकी पीठ पीछे बंधे हुए थे और मुंह में रुमाल बंधा हुआ था। उसने आतंकित भाव से मेरी तरफ देखा। तभी रघुवीर ने पांव की ठोकर से दरवाज़ा बंद कर दिया। हो गई तसल्ली? वो बोला। तेरा बाप कहाँ है? मैं बोला। बकवास बंद, अस्थाना का खासी आदमी मालूम होता है तू, जो कार में बैठ स्टीयरिंग के पीछे। क्यों? यूं ही जुबान दराजी करता रहेगा तो मैं अभी तेरी आंखों के सामने तेरी छोकरी को शूट कर दूंगा। मैं तत्काल कार का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कार का सामने से घेरा काट कर वो परली तरफ पहुंचा और मेरे पहलू में पैसेंजर सीट पर आ बैठा। तब कार की चाबी उसने मुझे दी। चल इधर। मैं इग्निशन में चाबी लगाता हुआ बोला। अभी तो जंगल से बाहर निकल, आगे बताता हूँ। मैंने सहमति में सिर हिलाया और वो अपनी रिवॉल्वर की नाल मेरी पसलियों में चुभोता हुआ बोला, कोई होशियारी दिखाने की कोशिश न करना। तेरी एक होशियारी मैंने माफ़ कर दी है, दूसरी नहीं करूँगा। खलीफा, तेरे जोड़ीदार तेरे साथ क्यों नहीं है? बकवास न कर, गाड़ी चला। मैंने गाड़ी को हौले से गियर में डालकर आगे बढ़ाया। तभी एकाएक मेरे जहन में जैसे बिजली सी कौंधी। तत्काल मेरी समझ में आने लगा कि रघुवीर अकेला क्यों था। अस्थाना का रघुवीर की उस करतूत से कुछ लेना देना नहीं था। उसे तो शायद खबर भी नहीं थी कि उसने मेरे खिलाफ रजनी को हथियार बनाया था। अगवा रघुवीर का खुद का आइडिया था और इस संदर्भ में वो जो कुछ कर रहा था अपनी जिम्मेदारी पर अपने फायदे के लिए कर रहा था। यानी कि अस्थाना ने जिसे अपना राजदा बनाया था वही उसे धोखा देने पर आमादा था। तू गलती कर रहा है खलीफा, मैं बोला। ब्लैकमेल तेरे काबू में आने वाला खेल नहीं। डायरी को काबू में कर भी लेगा तो अस्थाना को काबू नहीं कर सकेगा। वो तेरे जैसे 36 खलीफाओं पर भारी पड़ने वाला महाखलीफा है। तेरी कोई बिसात नहीं उसके आगे। क्या बक रहा है? वो मुंह बिगाड़ कर बोला। मुझे तेरी कोई बात नहीं समझ में आ रही। तू जो जबान दराजी करना बॉस से करना। किसे उल्लू बना रहा है? खलीफा, इस घड़ी तू ही बॉस है। इस घड़ी जो कुछ भी तू कर रहा है किसी और के लिए नहीं, खुद अपने लिए कर रहा है। गाड़ी चला गाड़ी। वो तो मैं चला ही रहा हूँ। देख, अकल की बात सुन। डायरी तो मैं तुझे दे ही दूंगा, लेकिन तेरे अकेले से कुछ नहीं होने वाला। तुझे ऐसे कामों का कोई तजुर्बा नहीं, लेकिन मुझे है। 1 और 1 11 होते हैं खलीफा। हम दोनों मिलकर काम करें तो हम अस्थाना की दुक्की पीट देंगे और फिर तेरी निगाह में अस्थाना ही है, जबकि मेरी निगाह में अस्थाना जैसे कई हैं। मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा भाई। तूने जो कहना है अस्थाना को कहना। तो मुझे अस्थाना के पास ले जा रहा है, यही समझ ले। समझ लेने से सब कुछ थोड़े ही हो जाता है। उस ऊपर वाले की भी तो मर्जी होती है जो कि सबसे ऊपर होती है। अब स्टीयरिंग के पीछे बैठे बैठे तेरा हार्ट फेल हो जाए तो तू मुझे क्या ले जाएगा अस्थाना के सामने? अभी मेरी निगाह रियर व्यू मिरर में से रजनी से मिली। कार के आगे से बिल्ली रास्ता काट जाए, मुझे एकाएक ब्रेक लगानी पड़ जाए तो हम दोनों विंडस्क्रीन तोड़ते हुए कार से बाहर जाकर गिरेंगे। मैंने रियर व्यू मिरर में से देखा कि पिछली सीट पर लुढ़की पड़ी रजनी एकाएक सीधी हुई थी और संभल कर बैठ गई थी। पता नहीं क्या बक रहा है तू? वो मेरी पसलियों में रिवॉल्वर की नाल चुभोता हुआ बोला। तुझे कथा करने का शौक है तो कर, लेकिन गाड़ी ध्यान से चला। कोई बेजा हरकत की तो गोली। तभी मुझे आगे सड़क पर एक ट्रक दिखाई दिया। अब मुझे क्या पता तुझे मेरी कौन सी हरकत बेजा लगे। वो खामोश रहा। आगे ट्रक है खलीफा, इसके पीछे लगा रहूं या इसे ओवरटेक करूं? ओवरटेक कर। मैंने कार की रफ्तार बढ़ाई। ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में कार 70 की स्पीड पर पहुंच गई। मैंने एक्सीलेटर पर दबाव फिर भी बनाए रखा। अब आगे सड़क खाली थी और ट्रक बहुत पीछे रह गया था। अब रिवॉल्वर की नाल भी मेरी पसलियों में नहीं चुभ रही थी। आगे मुझे बाएं मुड़ती एक पतली सी सड़क दिखाई दी। मैंने रियर व्यू मिरर में आंखों में रजनी को इशारा किया। रजनी का सिर सहमति में हिला। पतली सड़क के करीब पहुंचते ही मैं कार को एकाएक इतनी तेजी से उस पर मोड़ा कि कार के दाईं ओर के दोनों पहिए उठ गए। फिर मैंने पूरी शक्ति से कार को ब्रेक लगाई और अपना जिस्म ड्राइविंग सीट की पीठ और पंजों के बीच अकड़ा लिया। कार एक बिजली के खंभे से टकराई। उसकी विंडस्क्रीन चूर चूर हो गई। रघुवीर के कंधों के बीच रजनी ने किसी मेंढे की तरह सिर झुकाकर वार किया। रघुवीर का शरीर गेंद की तरह मेरे पहलू से उछला और चटकी हुई विंडस्क्रीन को तोड़ता हुआ सिर के बल उसके आर पार निकल गया। शाबाश, मैंने हर्षनाद किया। गाड़ी रुकी। तब सबसे पहले मैंने रघुवीर के हाथ से चिटक कर नीचे जा गिरी रिवॉल्वर उठाई और उसकी जेब से निकालकर अस्थानावारी कोल्ड रिवॉल्वर को अपने काबू में किया। फिर मैंने रजनी को बंधन मुक्त किया। जो ठीक है ना? मैं बोला। हाँ, वो हाँफती हुई बोली। आप? मैं भी ठीक हूँ। रजनी, तूने तो कमाल कर दिया। बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग से कमीने को टक्कर मारी। वो खामोश रही। फिर वो रक्त संचार व्यवस्थित करने के लिए अपने हाथ पांव मसलने लगी। मैंने आधी गाड़ी के भीतर आधे टूटे शीशे के पार बोनट पर पड़े रघुवीर के अचेत शरीर को वापस गाड़ी के भीतर पहुंचाया। मर गया? रजनी व्यग्र भाव से बोली। नहीं, मैं बोला। बेहोश है, ज्यादा जख्मी नहीं है, जल्दी होश में आ जाएगा। तू चलने की तैयारी कर। इसके होश में आने से पहले हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी। पुलिस?
पुलिस? वो घबरा कर बोली। किस बात की? तेरे अगवा की। और किस बात की? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। क्यों? बोला ना नहीं, मुझे कुछ हुआ थोड़ी ही है। पुलिस में रिपोर्ट से मेरी बहुत बदनामी होगी। मेरी माँ को इस बात की खबर लगी तो उसका तो हार्ट फेल ही हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। यूँ तो इस कमीने को इसकी करतूत की सज़ा नहीं मिलेगी। आप समझते क्यों नहीं? इसकी सज़ा मेरी सज़ा बन जाएगी। अच्छी बात है, आप अब मुझे जल्दी से घर पहुंचाइए। मैंने सहमति में सिर हिलाया। फिर मैंने उसकी रिवॉल्वर में से, जो कि कोई लोकल माल मालूम होता था, गोलियां निकालकर परे झाड़ियों में उछाल दी और रिवॉल्वर पर से फिंगरप्रिंट को पोंछकर उसे कार के भीतर डाल दिया। मेरी कार तक पहुंचने के लिए हमें पैदल चलना पड़ा। इतनी रात गए उजाड़ सड़कों पर चलते हम किसी नई वारदात के शिकार ना भी होते तो गश्ती पुलिस की गिरफ्त में आ सकते थे, जो कि मेरे पास मौजूद कोल्ड रिवॉल्वर की वजह से ठीक ना होता। लेकिन सौभाग्यवश हम निर्विघ्न मेरी कार तक पहुंच गए। वहाँ उस घड़ी मुकम्मल सन्नाटा था। दूर दूर तक कहीं परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। एक काम जो अस्थाना के ऑफिस से रिवॉल्वर की बरामदी के बाद से ही मेरे जहन में था, उसको अंजाम देने के लिए वो बड़ा मुफीद मौका था। मैंने अस्थाना वाली कोल्ड रिवॉल्वर में से एक गोली एक पेड़ के तने में दागी और फिर वो गोली मैंने एक पेचकस की सहायता से तने में से खोद निकाली। रिवॉल्वर को मैंने वापस डिक्की में पड़े टायर ट्यूब में दफन कर दिया। रजनी अपलक सब कुछ देखती रही, लेकिन उसने उस बाबत कोई सवाल न किया। फिर हम कार में सवार हुए और मैंने कार को लोधी कॉलोनी की तरफ दौड़ा दिया। देखा, आखिरकार मैं बोला, वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। आप भी तो, वो बुनबुनाई, बड़बड़ के भगवान से दुआ मांग रहे थे कि चोर वापस ज़रूर लौटे और इस बार मेरे घर के सामान की जगह मेरे पीछे पड़े। यानी कि मेरी दुआ कबूल हुई, और नहीं तो क्या। दुआ करने से दुआ कबूल हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। जैसे मैं ये दुआ मांगूं कि रजनी शर्मा सुबह होने से पहले मिसेस सुधीर कोहली बन जाए तो कबूल हो जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि एक टाइम पर एक ही काम होता है, या दुआ कबूल होती है या सज़ा तजवीज़ होती है। क्या मतलब? आपकी दुआ मेरे लिए सज़ा होगी, ये क्या भगवान से छुपा हुआ है? मैं इतना गया बीता हूँ, अब मैं अपनी जुबानी क्या कहूँ? कह ले, कहने से कौन सी पुलिस पकड़ कर ले जाएगी तुझे? वो हंसी। अब ये तो बता कि क्या हुआ था। मैं तुझे इतना सावधान करके आया था, फिर भी तेरे घर में घुसकर वो कमीना तेरे ऊपर काबिज होने में कैसे कामयाब हो गया? वो पुलिस की वर्दी पहने था। मैं समझी थी कि पुलिस वापस लौटी थी, इसलिए धोखा खा गई और उसके लिए दरवाज़ा खोल बैठी। कमीना बाज की तरह झपटा मेरे ऊपर। अकेला था? हाँ, मुझे तो वो पुलिस की वर्दी में नहीं मिला था। वो तो उसने मेरी मुश्कें कसने के बाद ही उतार दी थी। वो वर्दी अभी भी उसकी कार में पिछली सीट पर पड़ी थी। ओह, वो चाहता क्या था? डायरी ही चाहता था, जो कि आपके पास नहीं थी। हाँ, भगवान का शुक्र है कि कार के साथ मेरी चाल चल गई, वरना कमबख्त पता नहीं हमें कहाँ ले जाता और क्या दुर्गत करता हमारी। वो खामोश रही। रजनी, एक बात सच सच बता, एकाएक मैं बोला। तेरी ये जिद क्यों थी कि होटल का बिल तू चुकाएगी? छोड़िए वो किस्सा। वो बोली, रजनी प्लीज़, तू मेरा ये सस्पेंस दूर कर। सोच सोच के मेरा भेजा भन्नाया जा रहा है। जवाब आपको पसंद नहीं आएगा तो फिर भी दे। ठीक है, सुनिए, मैंने आपको बहुत बार ये कहते सुना है कि खाने पीने में बहनजियों पर खर्च हुए पैसों को आप कभी पैसे की बर्बादी नहीं मानते, क्योंकि सब कुछ बमै ब्याज वसूल हो जाता है। मैं नहीं चाहती थी कि पहले आप खाने पीने का बिल चुकाते और फिर इसकी वसूली की जुगत भिड़ाने लगते। तौबा, आपकी जानकारी के लिए मेरे दिल का रास्ता मेरे पेट से होकर नहीं गुजरता। बड़ी गहरी मार कर रही है रजनी। मैंने पहले ही कहा था कि मेरा जवाब आपको पसंद नहीं आएगा। गोया आज ये मसल मेरे पर ही सच हो गई कि बद भला बदनाम बुरा। उसने उत्तर ना दिया। मैंने कार को लोधी कॉलोनी ले जाकर उसके घर के सामने रोका। अब क्या इरादा है? मैं बोला, इस बार फौजी वर्दी का रोप खा के दरवाज़ा खोलेगी? आप क्यों डरा रहे हैं मुझे? वो बोली, मैं तुझे डरा नहीं रहा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम आज की रात तेरा अकेले रहना ठीक नहीं। अब या तो मुझे अपने घर में रहने दे या मेरे घर पर चल। आप यहीं ठहर जाइए। ये की ना अकल की बात, लेकिन मर्यादा से। डाल दी ना खीर में मक्खी। आइए, मैं खामोशी से उसके साथ हो लिया। तो दोस्तों, ये था कत्ल का सुराग नॉवल का पार्ट 6। आपको ये पार्ट कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे आपकी राय ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।